मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम मित्रों। आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्वर्गवास होने पर उन्हें सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज मैं आप सबके समक्ष उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। और वो तथ्य, वो घटनाएं जिनसे हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, हमारे बच्चे वाकिफ़ नहीं हैं, उसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से हम सूचनाएं देने का प्रयास करेंगे। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ऐसे ही महान, कर्मठ, जुझारू, इरादों के धनी, दृढ़ चट्टान के समान इरादों वाले ये महान प्रधानमंत्री हमारे बीच आज नहीं रहे। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें आज हम सत सत नमन करते हैं। और अपनी बात को यहाँ से शुरू करूँगा कि 1991 में देश एक ऐसे दौर में पहुँच गया था जहाँ की भारत के पास विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा कोष मात्र और मात्र एक सप्ताह का बचा था। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये वो दौर था 1991 का जब भारत को अपना सोना भी वर्ल्ड बैंक को गिरवी रखना पड़ा। यूँ मानिए, यदि अच्छे लोगों के हाथ में वो देश उस समय नहीं होता तो देश दिवालिया होने के कगार पे था। मात्र एक सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार भारत सरकार के पास था और आगे का खर्च चलाने के लिए 6 माह के लिए भारत को वर्ल्ड बैंक के पास अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। पीवी नरसिम्हा राव उस समय नए नए गद्दी पे आसीन हुए थे। तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो देश को इस आर्थिक मंदी से बाहर निकाल के ला सके। तो उन्होंने जब खोज की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आया और मनमोहन सिंह को बुलाकर उन्हें कहा कि मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि भारत के अंदर वर्तमान समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को इस आर्थिक संकट से बाहर ला सकते हैं। ये हम भविष्य पे छोड़ते हैं। यदि हम कामयाब हुए तो हम दोनों का नाम रोशन होगा, और यदि हम असफल हुए तो आपको एक पद छोड़ के जाना होगा। इन कड़े शब्दों के साथ बाबा साहब अपने साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में शामिल करते हैं। और वित्त मंत्री महोदय जो मनमोहन सिंह हैं, वो अपनी नई आर्थिक नीतियों को लेकर आते हैं। आज तक देश उदारवादी नीतियों पे चल रहा था, लेकिन आज से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को उदारवादी पूंजीवाद के अंदर बदल दिया और उन्हें नए उदारवाद की नीति को अपनाया, जिसमें विश्व के तमाम देशों को अपने यहाँ निवेश के लिए मार्ग खोल दिए और निजीकरण को, पूंजीवाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। उसी का परिणाम है कि आज हम उस आर्थिक मंदी से निकल करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो पाए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का 54 साल का कार्यकाल रहा, जो कि उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था को दिया।
आर्थिक योजनाओं को बनाने में अपना पूरा जीवन लगाया। ज़्यादा लंबा समय ना होने के कारण भी हम चाहेंगे कि उनके मुख्य बातों को इस वीडियो के द्वारा बच्चों तक पहुंचाया जा सकें, लोगों की जानकारी बढ़ाई जा सकें, हम सबकी जानकारी बढ़ सकें। यदि इसमें कोई कमी रह जाएं, त्रुटि रह जाएं तो मुझे माफ़ करें। ये मेरा स्वयं का संग्रह है। संभावनाएं हैं कि कोई त्रुटि अवश्य रह सकती हैं। एक प्रयास ये रहेगा कि कोई भी गलत जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के अंदर हुआ था, जहां पर पश्चिम पंजाब में गाहा नाम का एक शहर था। ये आज़ादी के पूर्व की बात है, जब पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा रहा करता था। तो इनकी शिक्षा भी पंजाब के अंदर उस समय हुई, लेकिन आज़ादी के विभाजन के बाद ये इनका परिवार जो है पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आके बस गया। और कल 26 दिसंबर को रात्रि के समय 92 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था और माता का नाम अमृत कौर था। पत्नी इनकी गुरशरण कौर थी। इनके 3 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान एक शांत, सरल और कम बोलने वाले राजनेता के रूप में जानी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ये बात साबित कर दी कि वह न केवल कठोर फैसले ले सकते हैं, बल्कि देश हित में वे किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था में समाजवाद के आदर्श के बजाय उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था की नींव भारत के अंदर रखी। जो उदारवादी व्यवस्थाएं जवाहरलाल नेहरू के समय चलाई गई थी, उनको बदल के इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ओर देश की व्यवस्था को बदला। साथ ही परमाणु अप्रसार संधि नहीं करने पर अड़िग रहे और अमेरिका की दादागिरी के बावजूद लंबे समय तक अपनी नीतियों पर अड़िग रहे और अंततः अमेरिका के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई, जिसके कारण हमें आज परमाणु ऊर्जा बहुत कम कीमत पर मिल पा रही है और ऊर्जा की जो कमी थी वो पूरी हो पाई। अंततः महाशक्ति अमेरिका को भी भारत के सामने झुकना पड़ा और हाथ मिलाकर डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में ही अमेरिका के साथ परमाणु समझौता संपन्न हुआ। 10 वर्ष के कार्यकाल में उनकी छवि कभी भी दागदार नहीं रही, कभी उन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके हस्ताक्षर किए हुए नोट आज भी देश में चलते हैं। शायद ये पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे जिनके हस्ताक्षर किए हुए नोट देश में चले, क्योंकि ये इस पद पर आने से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। मनमोहन सिंह पर किसी ने उनके 10 साल के कार्यकाल पर भी व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक आदत थी कि जब भी संसद का सत्रकाल चलता और जब भी समाप्त होता तो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये एक ऐसे साहसी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि ये कहा करते थे कि मेरा जीवन एक खुली किताब है। कोई भी पत्रकार कहीं पर भी किसी भी स्थान पर मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकता है और मैं किसी भी कानून से ऊपर नहीं हूँ। हर कानून संविधान मुझ पर लागू होता है। सीबीआई हो या ईडी हो, मुझे किसी भी वक्त बुलाकर प्रश्न कर सकती है। इतने निडर नेता आज के दौर में नहीं पाए जाते, जो कि खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस समय समय पे करते हो और सरकार की नीतियों को बताते हो। जनता के जो प्रेस वाले होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनके जवाबों को देने का साहस रखते हो। लेकिन ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि हर दम जब भी सत्र चल रहा होता है तो खुली प्रेस वार्ता रखते थे और सभी न्यूज़ चैनल को बुलाकर अपने प्रश्नों को जवाब दिया करते थे।
उनके कुछ वाक्य हैं, वो कहा करते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, क्योंकि वो देश की माली स्थिति को समझते थे और ये जानते थे कि उदारवाद के चलते देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है और देश और कंगाली की ओर जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा हमें पूंजीवाद को अपनाना होगा और वर्ल्ड बैंक के जो नियम हैं उनका पालन करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खोलना होगा, तभी जाकर हम प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। वो कहा करते थे मैं किसी नियम से ऊपर नहीं हूँ, संविधान के प्रत्येक नियम मुझ पर भी उसी प्रकार से लागू होते हैं जिस प्रकार सामान्य लोगों पर लागू होते हैं। ईडी हो या सीबीआई हो, कभी भी मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकती हैं और मैं उनके प्रश्नों को जवाब देने के लिए हरदम तत्पर हूँ, तैयार हूँ। कम बोलते थे, लेकिन उनकी एक एक बात समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स पर चर्चाओं का विषय बन जाया करती थी। समाचार की सुर्खियां बनती थी उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द। वो कहा करते थे मैं एक खुली किताब हूँ। उनका कहना था राजनीति में लंबे समय तक कोई भी किसी का दोस्त होता है, न कभी कोई दुश्मन होता है। राजनीतिक जो लोग होते हैं उस समय के अनुसार बदलते रहते हैं और उनके विचारों की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत उनकी कोई लड़ाई नहीं होती है। उनकी शिक्षा के बारे में देखें तो भारत के जो प्रधानमंत्री रहे उनमें शायद सबसे अधिक विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्तियों में से इन्हें गिना जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1957 में इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने डी.फिल की उपाधि प्राप्त की थी और पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। और जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हें एक बार ऑफ़र दिया था कि मैं आपको राजनीति में लाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने उनके इस सुझाव को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और एक विशेष बात यह है कि ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। लगातार 5 बार ये सांसद रहे राज्यसभा से, कभी इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, न कभी ऐसी कोई इच्छा जाहिर की, क्योंकि इनको अपनी योग्यता पे, अपनी नीतियों पे पूरा विश्वास था कि वो चाहे किसी भी पद पर रहें, देश के लिए अच्छा और सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। 54 वर्ष तक देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने संभाला। 1971 में सर्वप्रथम इन्हें केंद्र के अंदर आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई। 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय में इन्हें बनाया गया। 1976 में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। 1982 से 85 के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने और ये गवर्नर पहले व्यक्ति थे जो गवर्नर रहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी कार्य किया। 1985 में गवर्नर के इस्तीफे के बाद 85 से 87 तक इन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार के अंदर ये वित्त मंत्री के रूप में कार्य इन्होंने किया और अपनी उदारवादी जो नीतियाँ थी पूंजीवाद की, उसे पूरे विश्व के अंदर स्थापित किया और पूरे विश्व का भरोसा इन्होंने भारत के लिए जीता। 96 के बाद सरकार बदली और 98 में संसद के अंदर प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, जहां पर सभी लोग इन्हें सम्मान से देखा करते थे और उनका सम्मान किया करते थे। परिस्थितियाँ बदलती हैं और 2004 में यूपीए सरकार बनती है और पूर्ण बहुमत होता है यूपीए के पास, लेकिन सर्वमान्य नेता की कमी होती है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर देती है और सबकी यूपीए की एक कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है सर्वसम्मति से और उसके अंदर राज्यसभा से उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर पूर्व में थे
और इन्हें चुना जाता है, सर्वसम्मति से इनका चयन यूपीए सरकार के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। और इनका 10 वर्ष का जो कार्यकाल होता है बड़ा स्वर्णिम कार्यकाल होता है। इनके इसी कार्यकाल के दौरान वर्ल्ड क्राइसिस आता है, विश्व में आर्थिक मंदी आती है 2008 में। लेकिन अपनी सूझबूझ और अच्छी नीतियों के कारण भारत को उस आर्थिक मंदी में भी अपनी जीडीपी को कम नहीं होने देते और उसका कोई भी प्रभाव भारत के अंदर नहीं पड़ने देते। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 2008 की। पुरस्कार के रूप में देखें तो 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अब यदि हम इनकी चर्चा करें कि इनको 10 साल के अंदर इन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसके लिए मनमोहन सिंह को याद किया ही जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को बताना चाहिए कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को क्यों याद किया जाता है। इनका पहला मजबूत जो निर्णय था 1991 वित्त मंत्री के रूप में रहते हुए आर्थिक सुधार की जो योजना लाए, उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था जो इन्होंने अपनाई, वो पूरे देश के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। एक आर्थिक क्रांति देश के अंदर उसके द्वारा आई। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेगा योजना को लागू किया, राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसे वर्तमान समय में जाना जाता है। और इसके अंदर पहली बार इन्होंने 100 दिन का रोजगार और न्यूनतम मजदूरी तय की, जिसके द्वारा हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाला व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है कृषि की, वो भी कम से कम 100 दिन का रोजगार सरकारी नियमों के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी के साथ में पूरा कर सकता है। और यदि पति पत्नी दोनों 200 दिन का रोजगार करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिवार का पालन पोषण हो सकता है। ऐसी योजना देश में पहले कभी नहीं बन पाई। गरीबी हटाओ के नारे लगे, लेकिन गरीबी हटाने के लिए वास्तविक जो काम करना था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पहले सरकार के अंदर किया 2005 के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में आधार कार्ड योजना लाए। उस समय विपक्ष में जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भरसक उसका विरोध किया, जगह जगह रैलियां निकाली, होली जलाई, आधार कार्ड का विरोध किया कि इससे हमारी जो गोपनीयता है व्यक्ति की भंग हो जाएगी। लेकिन आज की सरकारें भी आधार कार्ड पर 100% निर्भर है और उसको नई तरीके से, नई क्लेवर के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। और सारी योजनाएं आज यदि देखी जाए, डीबीटी की जो योजनाएं हैं, डाइट बेनिफिट वाली जो योजनाएं हैं, सब आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उस समय जो सरकारें, जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे, वो भी आज इसी योजना पर कार्य कर रहे हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील साइन की 2009 में, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अमेरिका झुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत को इस न्यूक्लियर डील के अंदर मेंबरशिप मिले और परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन होता है भारत में वो रुका हुआ था। लेकिन इनकी ठोस नीतियों के कारण 2009 में इस डील को साइन किया गया और उसके बाद ही भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का तेज़ी से विकास हुआ और जो विद्युत की खपत है उसकी पूर्ति करने में भारत सक्षम हुआ, सफल हुआ। एक महत्वपूर्ण अधिकार लाए हैं आरटीआई, सूचना का अधिकार 2005। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सूझबूझ का ही परिणाम था कि देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार उन्होंने दिया कि सरकार कौन सा कार्य कर रही है और किस कार्य पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कौन सा कार्य कितने समय में पूर्ण किया जाना है। सार्वजनिक रूप से व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी घटना को सरकार से एक सूचना पत्र के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकता है और एक निश्चित समय में हर कार्यालय को उस सूचनाएं उपलब्ध कराना के लिए पाबंद डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कानून के द्वारा किया गया, जिसे आरटीआई 2005 कहा जाता है। एक इससे महत्वपूर्ण कानून पास किया अम्बेडकर के शिक्षा की जो दिशा उन्होंने दी। बाबा साहब चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी। और बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए ही
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस यूपीए सरकार में एक नया अध्यादेश लाए, एक कानून बनाया। वो था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, 2009, शिक्षा का मौलिक अधिकार। इसमें डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश का कोई भी कोना हो, कोई भी बालक, 6 साल से 14 साल का बच्चा, लड़का हो या लड़की, अनामांकित नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी, ड्यूटीज है। और उन्हें किसी भी स्थिति में विद्यालय नहीं छोड़ना पड़े, ड्रॉप आउट ना हो। इसलिए उसे 14 वर्ष तक की शिक्षा बिना किसी बोर्ड परीक्षा के पूरी कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी। और उसी के तहत देश के अंदर निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती हैं। और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आरटी के तहत 25% सीटें उन गरीब तबके के लोगों के लिए रखी गई हैं, सुरक्षित रखी गई हैं, जहां जाकर वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण एक कानून डॉक्टर सिंह ने बनाया 2013 में, खाद्य सुरक्षा बिल। इसके तहत ये कहा गया कि देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोने पाए। जिसकी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इतनी क्षमताएं नहीं हैं, अपने परिवार को नहीं पाल सकता, उसे भोजन उपलब्ध कराना सरकार का मौलिक कर्तव्य है। और ये खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में जाते समय अंतिम चरण में कांग्रेस यूपीए सरकार के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जिसका ही परिणाम है कि आज देश के अंदर 5 किलो अनाज दिया जाता है, जिससे कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो पाए। ये वो महत्वपूर्ण कार्य थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद इस देश को जीवन भर दिलाते रहेंगी। ऐसे महान सक्सेस हमारे बीच नहीं रहे, उनकी क्षतिपूर्ति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इन्होंने साबित कर दिया कि कम बोलकर भी आप अच्छे काम कर सकते हैं। ज़्यादा बोलने या बड़बोले बोलने, अपनी प्रशंसा करने मात्र से, दिखावा करने मात्र से आप अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। शांत रहकर भी आप वो कार्य कर सकते हैं जो आपकी गूंज को पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। मेरी वाणी से यदि किसी की भावनाओं को आहत हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपको ये विचार यदि अच्छे लगे, आप अपने मित्रों को इसे शेयर कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है इस्माइल बुद्धा, इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें संबल प्रदान करें। सभी को नवोदय, जय हिंद।